आज हम क्लास 6 का सोशल साइंस में हिस्ट्री का चैप्टर 5 लेंगे, जिसका टाइटल है किंगडम्स, किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक। ये चीज़ें बहुत पुराने समय में किस तरह से इनको परिभाषित किया गया था। तो पुराने समय में कुछ राजाओं को जन यानी कि लोगों द्वारा चुना जाता था, और 3000 वर्ष पूर्व राजाओं को चुनने के तरीके में कुछ परिवर्तन देखा गया ना। तो उससे भी पूर्व 3000 वर्ष से पूर्व कुछ दूसरा तरीका था, उसके बाद तरीके में कुछ परिवर्तन हुआ। अब कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञ करके, है ना, सेक्रीफाइस बोलते हैं जिनको, सेक्रीफाइसेस बोलते हैं जिनको, उसके द्वारा राजा बन जाते थे। बड़े यज्ञ करवा के पुरोहितों द्वारा, और उसकी मदद से फिर वो राजा बन जाते थे, यानी अपने आप को राजा में बनाने के लिए उनको यज्ञ करवाने के बाद इस योग्य मान लिए जाते थे। सामाजिक स्वीकृति, धार्मिक सामाजिक स्वीकृति उनको मिल जाती थी। तो इनमें से जैसे कि अश्वमेध यज्ञ था, है ना, जिनमें कि घोड़ों की बलि दी जाती थी। तो ये इसके बारे में शायद आपने सुना भी होगा, है ना, हमारे कुछ धार्मिक ग्रंथों में भी इसका जिक्र मिलता है। तो घोड़ों को खुला छोड़ दिया जाता था, और जहां तक ये घोड़ा जाता था वहां तक उसके सैनिक जो है, जो राजा इसको घोड़े को छोड़ता था उसके सैनिक पीछा करते थे। अगर कोई दूसरा राजा इन्हें पकड़ लेता था तो फिर वो उसे चैलेंज किया हुआ माना जाता था। घोड़ा छोड़ने वाले राजा के साथ उसको युद्ध करना पड़ता था। अगर नहीं पकड़ता था तो उनको उसी उतना इलाका जितने में घोड़े यात्रा करते थे वो उस राजा का मान लिया जाता जिसने कि घोड़े को छोड़ा हुआ है। और फिर उस राजा को, जिसके इलाके में घोड़ा, दूसरा राजा जिसके इलाके में घोड़ा चला जाता था घोड़ा छोड़ने वाले राजा के अलावा, तो वो जो है उसे जो घोड़ा छोड़ने वाला जब यज्ञ करता था तो उसमें शामिल होना पड़ता था, है ना, और उसके बदले में उसे मदद करनी पड़ती थी। ठीक है, उसकी अधीनता स्वीकार करनी पड़ती थी, और उसके यज्ञ में जाना पड़ता था। जो घोड़ा छोड़ने वाला राजा जो अश्वमेध यज्ञ करता था उसमें ये वाले राजा को शामिल होना पड़ता था। कुछ गिफ्ट्स वगैरह देनी पड़ती थी राजा को। तो सेक्रीफाइसेस जो है पुरोहितों द्वारा किया जाता था ना, जो धार्मिक पूजा पाठ करते हैं प्रीस्ट जो है वो वर्ग सेक्रीफाइस करता था, यानी कि उसके हाथों से सेक्रीफाइस, धार्मिक क्रियाकलाप करवाए जाते थे। ठीक है, राजा के नाम पर होता था लेकिन ये, और फिर उन्हें पुरोहितों को उपहार दिया जाता था, है ना। यज्ञ कराने वाला राजा बहुत ताकतवर बन जाता था। एक बार यदि कोई अश्वमेध यज्ञ करा ले तो उस राजा को नाम फैल जाता था कि बहुत ताकतवर राजा है ना। और इन धार्मिक कार्यों में राजा मुख्य व्यक्ति होता था, है ना। उसकी विशेष सीट होती थी, सिंहासन जो है, तो मुख्य व्यक्ति राजा होता था। अब उसका सारथी जो है, सारथी मतलब चैरिटियर, रथ चलाने वाला जो है, वो युद्ध में उसके साथ होता था, राजा के साथ ही होता था, क्योंकि रथ चलाएगा तो तभी तो राजा रथ में बैठ के लड़ाई करेंगे, है ना। तो उनके साथ ही होता था, और वो बहुत महत्वपूर्ण होता था, है ना, क्योंकि गवाह होता था लड़ाई का, राजा जो लड़ाई लड़ते थे। और राजा की बहादुरी के वो गीत गाया करता था, ऐसा आपकी बुक्स में मिलता है। दूसरे राजा जो है सिर्फ दर्शक होते थे, है ना। जब यज्ञ में दूसरे राजा दर्शक हुआ करते थे, यज्ञ का आयोजन जब होता था सैक्रिफाइसेस का, और पुरोहित जो है पवित्र जल छिड़कता था राजा के ऊपर। साधारण लोग जिनको विष कहते थे, है ना, वो राजा के लिए गिफ्ट वो भी लाते थे। ठीक है, और शूद्रों को यज्ञ में शामिल होने की अनुमति नहीं थी। ठीक है, अब इस समय कई जो उस समय की बुक्स मिली हुई हैं उनमें लिखा गया है कि गंगा यमुना के आसपास के इलाके में इन्हें लेटर वैदिक पीरियड कहा जाता है, क्योंकि इस समय, जिस समय को आप पढ़ रहे हैं, इसको लेटर वैदिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ऋग्वेद के बाद का टाइम, जब ऋग्वेद लिखा गया था उसके बाद का, तो वैदिक के बाद वेदाद में से एक था ऋग्वेद, उसके लिखे जाने के बाद था, इसीलिए इसको लेटर वैदिक टाइम कहा गया था, है ना। और ये पुरोहित द्वारा कुछ किताबें लिखी गई थी, और इनमें धार्मिक पूजा पाठ कैसे करते हैं, है ना, इन चीजों को बताया गया था। समाज के नियमों का भी वर्णन था कि समाज में किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, है ना। इस तरह से एक सामाजिक रूपरेखा और धार्मिक रूपरेखा पुरोहितों द्वारा इन किताबों में वर्णित थी कि कैसे किया जाता है। अब इस इस समय समाज में कई समूह के लोग रहते थे, जैसे पुरोहित हो गए, योद्धा हो गए जो कि वॉरियर्स हैं, किसान हो गए, पेजेंट्स हैं, पशुपालक हैं, व्यापारी हैं, दस्तकार हैं, मजदूर हैं, है ना, क्राफ्ट्समैन, लेबरर,
और मछुआरे हैं, फिशरमैन, ये सभी लोग जो है, और जंगल में रहने वाले आदिवासी जैसे लोग है ना, जो जंगलों में ज्यादा रहते थे, अपने जीवन निर्वाह करते थे, ये सभी लोग उस समय के समाज में होते थे, समाज का एक अंग थे, समाज के एक वर्ग थे। पुरोहित और योद्धा वर्ग में कुछ लोग अमीर तथा ज्यादातर बाकी लोग गरीब ही होते थे। पुरोहित और योद्धा जो वारियर्स और प्रीस्ट लोग, ये वर्ग अमीर होता था। अब पुरोहितों ने समाज को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में बांट रखा था। ब्राह्मण तथा क्षत्रिय जो हो यज्ञ कर सकते थे, है ना, बाकी लोगों को यज्ञ करने की अनुमति नहीं थी। औरतों और शूद्रों को यज्ञ में शामिल नहीं किया जाता था, है ना, इन दोनों को यज्ञ से बाहर रखा जाता है। इसके अलावा ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का सिस्टम है, ये जन्म से माना जाने लगा बाद में, यानी ब्राह्मण का बेटा आगे चल के ब्राह्मण ही होगा। पहले ये कर्म से था, यानी कि अगर कोई ब्राह्मण पूजा, कोई व्यक्ति काम कर रहा है, मान लीजिए दस्तकारी का काम कर रहा है, तो उसी जाति का हो जाता, माना जाता था। और इसीलिए कि पिता के 4 बेटे या 5 बेटे या 2 बेटे अलग अलग जाति के हो सकते थे अपने काम के आधार पर, लेकिन बाद में ये जन्म के आधार पर हो गया कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय। ठीक है। बाद में एक अछूत नाम का समूह ही बनाया गया था। ये क्या करते थे, शिकार करते थे, जंगलों से फल फूल इकट्ठा करते थे, मुर्दों को दफनाने, जलाने, गाड़ने जैसी भी परंपरा थी, है ना, और इसलिए इन्हें अपवित्र भी माना जाता था। ठीक है। अलग अलग लोगों को की अलग अलग राय थी वर्ण व्यवस्था के बारे में। कुछ लोग इसे मानते ही नहीं थे, है ना। कुछ राजा अपने को पुरोहितों से बड़ा मानते थे, कई जगह पुरोहित राजा से बड़े माने जाते थे। कुछ जन्म आधारित इस व्यवस्था के खिलाफ थे कि ये तो बाई चांस है कि आप किसी खास जाति में आपका जन्म हो गया तो आप उस जाति के हो जाते, उसको कैसे माना जाए, आपकी योग्यता तो है नहीं, है ना, तो इस आधार पर उसको विरोध करते थे। कुछ लोग कार्यों के आधार पर भेद को गलत मानते थे, है ना, और शूद्रों को छुआछूत की श्रेणी में रखा, अछूत माना जाता था, है ना, और उन्हें वो गलत लगता, स्वाभाविक जिनके साथ होगा। और नॉर्थ ईस्ट में जो है हमारे यहाँ आजकल, जो कि 7 सिस्टर वाली स्टेट है, मिजोरम, मणिपुर वगैरह, उस तरफ उस समय पुरोहितों का प्रभाव कम था। पुरोहितों का, प्रीस्ट का प्रभाव, यानी जैसे बाकी उत्तर भारत में, बाकी जगह में, बल्कि दक्षिण भारत में पुरोहितों का प्रभाव ज्यादा, लेकिन उन इलाकों में कम माना जाता था, पुरोहितों का महत्व कम था। अम्म, अब उसी समय हमें कुछ बर्तन मिले हैं जिनको पीजीडब्ल्यू कहा जाता है, यानी कि पेंटेड ग्रे वेयर, यानी ऐसे बर्तन, मिट्टी के बर्तन थे, क्ले के बने हुए, जिन पर चित्र बनाए गए थे, वो भूरे कलर के थे और उन पर पेंट बनाया गया था, इसलिए उनको पेंटेड ग्रे वेयर, यानी कि चित्रित धूसर भांड, यानी हिंदी में कहें तो कहा जाता था। इनमें कटोरे तथा तस्तरियां, प्लेट्स और बाउल्स मुख्य रूप से मिले हुए हैं। तो ये बहुत सुंदर और चिकनी सतह वाले बर्तन है ना, और इनको ऐसा माना जाता है कि इनका प्रयोग कुछ विशेष अवसरों पर, विशेष लोगों के लिए और विशेष भोजन परोसने के लिए, यानी आम जनता के पहुंच के बाहर थे, क्योंकि उस समय बर्तन बना लेना भी इतना आसान नहीं रहा होगा, तो इसीलिए इनको खास लोगों के लिए, खास अवसर पर, खास तरह से भोजन परोसने में प्रयोग किया जाता था। अब एक शब्द ये भी आता है, जनपद। तो यज्ञ कराने वाले राजा को जनपद का राजा कहा जाता था, है ना। और जनपद का अर्थ था ऐसी जगह जहां जन, यानी कि लोग अपना पैर रखें और वहां रहने लगे, परमानेंटली सेटल हो जाए, तो ये जनपद है ना, यानी अनलोक पद, यानी पैर। अब पुरातत्ववेत्ताओं ने जो जानवर मिले थे उनमें उन उनकी खोज करते, तो उन्होंने क्या किया है, पुरातत्ववेत्ता प्राचीन चीजों की स्टडी करते हैं, उनको जमीन के अंदर से खोदते हैं, अगर मिलता है तो बाहर भी कोई प्रूफ मिलता है तो उन्हें बस्तियों को खोदा है। तो जनपदों में जब बस्तियों को खोदा उन्होंने, तो उनको कुछ ऐसी चीजें मिली, जैसे कि पुराना किला मिला दिल्ली में, है ना, मेरठ के पास हसनापुर मिला, एटा जो उत्तर प्रदेश है उसके पास अतरंजी खेड़ा जगह मिली। तो यहाँ पर लोग बस्तियां मिली हैं, है ना, खास बात ये है। तो यहाँ पर लोग झोपड़ियों में रहते थे, है ना, और मवेशी पालते थे। इसके साथ साथ दूसरे और जानवरों को पालते थे, और कुछ फसलें उगाते थे, जैसे चावल, गेहूं, बार्ली, दालें, गन्ना, सरसों इत्यादि, ये फसलें उस समय उगाई जाती थी। अलग अलग टाइम पीरियड में हो सकता है अलग अलग फसलें उगाई जाएं, तो उनका महत्व है कि कौन सी फसल उगाई जाती थी। अब ये लोग मिट्टी के बर्तन बनाते थे, जैसा मैं पहले बता चुका हूँ, पीजीडब्ल्यू, है ना। कुछ भूरे रंग के, कुछ लाल रंग के भी बर्तन मिलते हैं, जिनको पीजीडब्ल्यू भूरे बर्तनों कहा जाता था। ठीक है। और लाल, और इन पर चित्रण था, और इनको बहुत सावधानी से बनाया जाता था, बहुत आर्टिस्टिक तरीके से बनाया जाता था।
इनके ऊपर चित्रकारी होती थी और सीधी रेखाएं और ज्यामितीय पैटर्न बने होते, मैथमेटिक्स के जैसे चित्र होते हैं ना, वैसे सीधी रेखाएं बनी होती थी, यानी कि लोगों को इन चीजों की जानकारी तब थी। अब जनपद तो हमने पढ़ लिया, अब महाजनपद है ना, जैसे कि नाम से पता चलता है, तो आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व कुछ जनपद ज्यादा शक्तिशाली हो गए, और महा मतलब बड़ा, ग्रेट है ना, तो महाजनपद इनको कहा जाने लगा। ठीक है, तो इन जनपदों की एक राजधानी होती थी, राजधानी नगर जैसे आज होता है प्रदेश का, ऐसे इनकी राजधानी हुआ करती थी, तथा ये चारों ओर से ऊंची दीवारों से घिरे रहते थे, है ना, जो इनकी सुरक्षा करती थी। इसके अलावा और 2-3 पॉइंट्स हैं जो मैं बताऊंगा। पहली बात तो ये कि लकड़ी के बने रहते थे, ईंटों के या फिर मिट्टी के, पत्थर के, सॉरी, पत्थर, लकड़ी या ईंटों के बने होते थे। अब ये बनाए क्यों जाते थे? पहली बात तो ये कि किलों का निर्माण इसलिए किया जाता था कि ताकि दूसरे राजा इन महाजनपदों की राजधानियों पर आक्रमण न कर पाए, पहली बात तो ये। दूसरी बात, राजा को बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें बना के अपने आप को शक्तिशाली दिखाना होता था कि मैं इतनी बड़ी बड़ी, उस समय निर्माण कार्य करवा लेना ही बड़ी बात थी, क्योंकि आज की तरह टेक्नोलॉजी थी नहीं ना, सीमेंट था, है ना, तो अपनी शक्ति को प्रदर्शन करता था, दिखाता था राजा। और साथ ही दीवार से घिरी जमीन जो है उस पर राजा का एरिया था, वहां पर बेहतर कंट्रोल होता होगा, हो सकता है खेती वाली जमीन में पशु वगैरह बाहर के ना एंट्री करते हो, ऐसा कुछ भी रहा हो, तो ये सारी चीजों की वजह से ये फोर्टिफिकेशन होता था। अब इन्हें बनाने के लिए ऐसा नहीं कि एट रैंडम बना दिए जाते थे, सबसे बड़ी बात देखने में आती है कि बकायदा प्लान्ड वे में बनाए जाते थे, लाखों ईंटें, पत्थर, मजदूर इत्यादि इनकी जरूरत पड़ती रही होगी। तो इसके अलावा श्रम का यानी लेबर की जरूरत पड़ती रही होगी, है ना, तो ये सारा व्यवस्था राजा करता था। अब इसमें काम जो है पुरुष, महिला, यहाँ तक कि बच्चे भी काम करते थे। ठीक है, पहले शायद ये है ना, अब नए नए राजा अपनी सेना रखने लगे। अब जो नए राजा, पहले राजाओं की सेना, पहले के राजा दूसरे थे, लेकिन अब जो राजा थे वो अपनी सेना रखने लगे। सैनिकों को नियमित वेतन दिया जाता था, जैसे आज दिया जाता है। वेतन चुकाने का माध्यम अन्य माध्यमों के अलावा पंच मार्क कॉइन होता था, ऐसे सिक्के जिन पर एक निशान बनाया जाता था। पहले धातु को पिघला लिया जाता था, फिर उसको एक ड्रॉप गिराई जाती थी, उसके ऊपर कोई चिन्ह बना हुआ चीज से, सील से ऐसे पंच मार देते थे, वही चलता था, उसको बोलते थे पंच मार्क कॉइन। तो उनसे भी सैनिकों को वेतन दिया जाता था, विनिमय का, यानी कि बेचने खरीदने के चीजों का साधन था वो, तो बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं हिस्ट्री में। अब वेतन का कुछ हिस्सा इनके माध्यम से भी, यानी पंच मार्क कॉइन के को देकर उनको, सैनिकों को वेतन के रूप में भी उनका वेतन पे किया जाता है। अब टैक्स, जैसे आज टैक्सेस होते हैं, है ना, उस समय भी टैक्सेस होते थे। महाजनपद के शासक को और संसाधनों की जरूरत थी, क्योंकि वे बड़े बड़े किले, बड़े बड़े बनाना चाहते थे, बड़ी सेना को मेंटेन करना चाहते थे, सैनिकों की सैलरी वगैरह देना, है ना, तो टैक्स इकट्ठा करना उनका एक मजबूरी भी थी, जरूरत थी मतलब। तो उन्होंने क्या किया, टैक्स इकट्ठा करने के लिए कई अधिकारियों की नियुक्ति की। अब उन्होंने टैक्स इकट्ठा करना शुरू कर दिया। कभी कभी जो है राजा को कुछ लोग पहले गिफ्ट दे देते थे, लेकिन उस गिफ्ट से राजा का काम नहीं चल पाता था, इतने बड़े राज्य को मेंटेन करना, इतनी बड़ी सेना को मेंटेन करना, इसीलिए टैक्स लगाना जरूरी समझा और टैक्स को लगाया गया। तो कौन कौन से टैक्स थे? फसलों पर किसानों को टैक्स देना पड़ता था, है ना, यह कुल उपज का 1/6 भाग होता था, इसका नाम था भाग। 1/6 भाग जितनी उपज होती थी उसका 1/6 भाग होता था टैक्स, किसान पे करते थे इसको राजा को, इसको बोलते थे भाग, टैक्स का नाम था भाग। दस्तकार जो अच्छी चीजें बनाते हैं और वो भी टैक्स देते थे, है ना, या फिर वो श्रमदान के रूप में, यानी राजा के लिए कुछ सुंदर चीजें बना देना जो बनाना चाहते थे, है ना, या फिर राजा के लिए कुछ दिन तक काम कर देना, अपनी कला के हिसाब से जो भी बनाते हैं तो राजा के लिए बना देना, राजा के लिए महल में, तो ये भी उनका टैक्स हुआ करता था। इसके अलावा जानवर पालने वाले पशु उत्पादक भी टैक्स देते थे, है ना, तो ये टैक्स रुपए के रूप में हो सकता था, या ऐसी ऐसी चीजों के रूप में टैक्स देते थे, जैसे कि जो पशु के उत्पाद हैं, यानी पशुओं से मिलने वाली चीजें जो मिलती हैं उसको वो राजा को, है ना। इसके अलावा चीजों के खरीदने बेचने पर भी टैक्स होता था, जैसे कोई चीजें खरीद रहा बेच रहा है तो उसके ऊपर भी टैक्स लगाया जाता था, तो टैक्स अल्टीमेटली राजा के पास पहुंचता था। अब शिकारी और यानी कि हंटर्स जो हैं और खाद्य संग्राहक गैदरर्स जो हैं वो भी टैक्स देते थे, तो कैसे देंगे, उनके पास तो पैसा होगा नहीं, तो बेचारे वो क्या करते थे, टैक्स के रूप में वो चीजें जो इकट्ठा करते जंगलों से वही राजा को दे देते थे, है ना, मान लीजिए कोई फल फूल हुआ, ये सब चीजें।
अब खेती में इस समय परिवर्तन देखा जाता है, तो बहुत महत्वपूर्ण है कि खेती में परिवर्तन को, तो क्या परिवर्तन होता है? पहला ये कि लोहे का प्रयोग होने लगा, जो हल जो है, इसके पहले लकड़ी के बनते थे हल, लेकिन अब जो है लोहे का फाल लगा रहता था हल में, मतलब निचले जो रहता है ना, हल के नीचे जिससे जमीन को तोड़ते हैं, वो लोहे का था, तो लोहे की वजह से उसकी ताकत बढ़ गई, तो बेहतर जमीन टूटने लगी, जमीन बेहतर अच्छी तरह से मुलायम ढीली हो जाती थी, तो फसल ज्यादा होने लगा। दूसरी एक टेक्निक और है जिसको ट्रांसप्लांटिंग कहते थे, मतलब पौधे को पहले तैयार कर लेना किसी सुरक्षित जगह पर, फिर उतने पौधों को खेत में रोप देना, तो इससे भी क्या होता था, हम अच्छे अच्छे पौधों को खेत में लगा देते तो उपज ज्यादा होती थी, तो फसलों का उत्पादन काफी होने लगा। ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेप्स माने जाते हैं। हालांकि ये कठिन कार्य था, हाड़ तोड़, यानी कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन ये काम किया जाता था क्योंकि उत्पादन ज्यादा होता था, है ना। अब इसे दास लोग करते थे, जो राजा के दास हैं या दासियां, है ना। इसके अलावा कृषि मजदूर जो है, भूमि रहित जिनके पास जमीन नहीं होती थी, वो लोग बेचारे करते होंगे, है ना। तो इसके अलावा कर्मकार जो कि काम अन्य करते थे, छोटे मोटे काम, ये भी इस काम को, यानी कि ट्रांसप्लांटिंग, यानी कि पैडी के पौधों को पहले तैयार करना, फिर खेत में प्लांट करना, ये जो है ना। तो इससे उपज बढ़ गई, बहुत महत्वपूर्ण स्टेप्स हैं ये दो। अब उस समय बिहार के आसपास में मगध जो है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण महाजनपद बन गया था, वो काफी महत्वपूर्ण है, उसके बारे में हिस्ट्री में, है ना, हम पढ़ते हैं, आप आगे की क्लासेस में भी पढ़ेंगे। तो ये यहाँ ये गंगा और सोन नदी बहती थी, तो कई फायदे थे इन नदियों से। पहली बात तो यातायात थे, क्योंकि पानी का यातायात आसान था, रोड नहीं बनानी पड़ती थी, तो उसे मेंटेन नहीं करना पड़ता था, तो पानी के यातायात के लिए सुविधा हुई। सिंचाई के लिए पानी नदियों से मिल जाता था, क्योंकि पहले तो आज की तरह सिंचाई की सुविधाएं थी नहीं। इसके अलावा लोगों के लिए पानी की जो आवश्यकता होती थी दैनिक जीवन में। इसके अलावा मगध के जंगलों में हाथी मिल जाते थे, क्योंकि हाथियों को पहले सेना में महत्वपूर्ण स्थान होता था, है ना, तो हाथी मिल जाते थे सेना की जरूरत के हिसाब से। इसके अलावा जंगलों से लकड़ी मिल जाती थी, गाड़ियों बना के पैर बना गाड़ियों के पहिए बनाने के लिए, व्हील्स बनाने के लिए लकड़ी मिल जाती थी, रथ बनाने के लिए लकड़ी मिल जाती थी। इसके अलावा वहां पर आयरन की माइंस भी थी, जिससे औजार और हथियार, टूल्स और वीपन्स बनाए जा सकते थे। तो ये सारे प्लस पॉइंट्स थे मगध के साथ, इसलिए उस समय मगध एक बहुत शक्तिशाली महाजनपद माना गया है ना। अब मगध के भी दो शासकों का जिक्र विशेष तौर पर करना चाहूंगा, पहला है बिंबिसार और दूसरा है अजातशत्रु, है, जिसको अजातशत्रु भी कहते हैं, अजातशत्रु भी कहते हैं, दोनों के नाम से। तो इन्होंने दूसरे अपने आसपास के जनपदों को जीता, और महापद्मनंद भी एक महत्वपूर्ण राजा माना जाता है, उस समय का शासक। अब राजगृह, जिसको आज राजगीर कहते हैं, है ना, ये मगध की राजधानी थी। बाद में इस राजधानी को आज के पटना, यानी कि तब के पाटलिपुत्र में शिफ्ट कर दिया गया था। ठीक है। आज से लगभग 2300 वर्ष पूर्व अलेक्जेंडर नाम का एक मैसेडोनिया का शासक था, जो, है ना, वो, उसका सपना था कि वो पूरी दुनिया को जीते, विश्व विजेता बनना चाहता था। हालांकि वो पूरी तरह से दुनिया तो जीत नहीं पाया, लेकिन दुनिया के कुछ भागों पर उसने अवश्य कब्जा किया, है ना। जैसे मिस्र देश के कुछ भाग, आज अफ्रीका का एक देश है ना, मिस्र देश के कुछ भाग, पश्चिमी एशिया के कुछ भागों में, तो इन इलाकों को उसने जीत लिया था। किसने? अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसके नाम से जिसको हम पढ़ते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास में। अब वो ब्यास नदी, भारत में आने के लिए जब वो बढ़ा, तो ब्यास नदी जो है उसके तट तक पहुंच गया, लेकिन आगे बढ़ने से उसके सैनिकों ने मना कर दिया, क्योंकि उनको एक तो थक गए थे, दूसरी बात उनको पता था कि भारतीय राजा जो है काफी, उनके पास बहुत बड़ी सेना है, तो इसलिए उन्होंने आगे बढ़ने से मना कर दिया। तो ये अलेक्जेंडर की उपलब्धि रही, क्योंकि इसी टाइम पीरियड का अलेक्जेंडर, इसलिए उसका जिक्र भी इसके साथ कर देना जरूरी है। अब उस समय एक इम्पोर्टेंट जो है राजधानी नगर था, वैशाली की राजधानी, जिसका नाम था बज्जी। बज्जी, तो ये उस समय की वैशाली की राजधानी थी, सॉरी, बज्जी की राजधानी वैशाली थी। बज्जी की राजधानी वैशाली थी, और यह एक अलग तरह के शासन था, यह एक गण संघ था। अभी हम जनपद महाजनपद के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन ये ना तो जनपद था ना महाजनपद था, ये गण संघ था। अब इस तरह के शासन में क्या क्या होता था, कई शासक हुआ करते थे, कई बार तो हजारों शासक हुआ करते थे, है ना, और हर व्यक्ति राजा होता था। इस तरह के गण संघ कहलाते थे। और ये ये मिलकर धार्मिक संस्कार और सभाओं का आयोजन करते थे, जैसे कोई धार्मिक रीति रिवाज निभाना हो तो ये सभी लोग जो है, इसके अलावा कोई सभा करनी हो तो ये सभी लोग मिलकर करते थे, और चर्चा के बाद ही निर्णय लेते थे कि क्या करना है और कैसे करना है। यानी आज का जैसे लोकतंत्र की शुरुआत मान सकते हैं, जैसे आज पार्लियामेंट में डिस्कशन होता है ना मुद्दों पर,
तो उसी तरह से उस समय भी पूरे डिस्कशन के बाद ये लोग लोकतांत्रिक पद्धति कह सकते हैं कि सब लोगों को राजा बना देना, मतलब सभी के साथ है ना समानता व्यवहार करना, जो लोकतंत्र की शुरुआत तो मानी जा सकती है ना। हालांकि लोकतंत्र में भी या किसी भी शासन पद्धति में हर व्यक्ति राजा हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी सबको समान अधिकार देना एक बड़ी बात थी, है ना। और ये बहुत पुरानी बातें हैं। तो उस समय दुनिया के आधुनिक जो देश है इनका नामो निशान भी नहीं था, है ना। तो सेना कैसे, मान लीजिए कोई शत्रु सेना आक्रमण करती थी, है ना, तो उस पर भी ये कैसे उसको मिलके खतरे से निपटेंगे, ये सारी चीजें वो निर्णय आपस में डिस्कशन के बाद करते थे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब दास, कर्मकार और स्त्रियों को इन सभाओं में भाग लेने की अनुमति नहीं थी। ठीक है, उनको मुख्य धारा के नागरिकों में जैसे बाहर रखा जाता था। अब उस समय महात्मा बुद्ध तथा महावीर स्वामी जी का भी इन गण संघों से जुड़ा हुआ माना जाता है। इन दोनों महापुरुषों को, बल्कि है ना भगवान समकक्ष हैं ये। ठीक है, तो इन दोनों को इन्हीं गण संघ से आते थे वो, है ना। अब गण मतलब क्या होता है? तो गण मतलब कई सदस्यों का एक समूह, है ना। गण मतलब कई सदस्यों का एक समूह, उसको गण बोलते थे। तो संघ मतलब दल या संगठन, जैसे शब्दों से स्पष्ट है। तो शक्तिशाली राज्यों के राजाओं ने संघों को जीतने की कोशिश की थी। ये जो संघ थे इनको जीतने की, अगल बगल के आसपास के जो शक्तिशाली राजा थे वो चाहते थे कि इन्हें हम जीत कर अपने राज्य में मिला लें। फिर भी संघ बहुत समय तक कायम रहे। इस सब आक्रमणों के बावजूद उन्होंने अपना अस्तित्व को काफी लंबे समय तक कायम रख पाए। कौन? संघ और गण वगैरह हैं। अब आज से लगभग 1500 वर्ष पूर्व तक, है ना, जबकि अंतिम गण संघ को गुप्त वंश के शासकों ने हरा नहीं दिया, तब तक ये गण और संघ अपने आप को बनाए रखने में सफल रहे, है ना। अब उसी समय दीघ निकाय नाम की एक प्रसिद्ध बौद्ध धर्म की पुस्तक जो होती है, उसमें महात्मा बुद्ध के भाषणों का वर्णन मिलता है ना, कि उन्होंने किस तरह के उपदेश दिए लोगों को। तो इनका जिक्र मिलता है ना, जो कि आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व लिखी गई थी, ये दीघ निकाय पुस्तक। धन्यवाद।